हर एक गांव में एक अच्छे संबंध है। अब तक इनका कोई भी एक कोई गलत बयान या कोई का है वो है भवानी खेड़ा तालू धनाना, ये भी बाहरी कैंडिडेट थे, आंखों के सियोर लगवाए, लोगों ने काफी लाभ उठाया, तो इनको एक बाहरी कैंडिडेट बोल रहे हैं। 4840 वोट से हारे हुए हैं खुद के, जबकि वो प्रेजेंट में एमएलए भी थे और एमपी के चुनाव लड़ रहे थे कि हमने 60 बंदे थे, 60 में से अगर वो किसी को भी उतार देते तो हम उसका साथ देते, और इन तीन का इतना वजूद नहीं है। ठीक है, ये अपना इलेक्शन लड़े, दोनों चीजों को एक अच्छे बैलेंस करके चल रहे हैं, तो सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उसके बाद 2014 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर ये 2005 में वहां से जीता था, उसके बाद 2009, 2024, 2019। बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप चर्चा करांगे बाडडा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। भाई इस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन जीत सका है और उसके क्या कारण है। ये नहीं कि अपन बोल दिया, कोई अपन सर्वे भी कराया है और के मेन कारण जो अपने शामिल लेकर के आए हैं। तो अगर सबसे पहले देखा तो कांग्रेस पार्टी ने सोमवीर सिंह शोरण, जो कि गागड़वास, सोमवीर गागड़वास का नाम से भी आजकल अपने बाडडा विधानसभा क्षेत्र में जाना जा है, क्योंकि सोमवीर गसोला भी इंडिपेंडेंट जो कि कांग्रेस में था और कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के कारण इसको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। फिर बीजेपी की तरफ से उमेद पातवास। अगर हम सबसे पहले बात करें सोमवीर सिंह चौरान की, तो दो ये लुवारू विधानसभा क्षेत्र में इनकी राजनीति रही है। ये 2005 में वहां से जीता था, उसके बाद 2009, 2024, 2019 लगातार 3 बार वहां से आ रहा है और अब की बार इसको यहाँ से टिकट दी गई है। और उसके बाद उमेद पातवास जो कि 2014 से सक्रिय है, उससे पहले ये जो पातवास एक पातवास के आसपास गांव है, मोड़ी, मकड़ाना, संतोखपुरा, इसमें ये जिला पार्षद भी रहा है। तो ये 2009-10 से राजनीति कर रहे हैं, मतलब सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उसके बाद 2014 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, जिसमें इनके वोट आए थे 24,362, इतने वोट आए थे। और जो सोमवीर गसोला, ये भी काफी टाइम से समाज सेवा कर रहे हैं, पर जो इनका मेन जो इनको सबसे ज्यादा पहचाना गया वो पिछले 1-1.5 साल में पहचाना गया है, क्योंकि इन्होंने इस टाइम काफी अच्छे काम किए हैं। जैसे ज्यादातर जो अपने आंखों के सियोर लगवाए हैं, लोगों ने काफी लाभ उठाया है। तो पिछले 1 साल से ये इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा में, गेम जो खेल होते हैं उनमें भी, कहीं धार्मिक कार्य है उनमें भी, इन दोनों में ये दोनों को उम्मीद थी कि इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल जाएगी या जो भी है। और ये पहले ही लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद 2019 में भी ये बीजेपी में थे, पर उनको टिकट नहीं मिल पाई थी, और ये इनकी राजनीति रही, ये लुवारू से हटा के अब की बार इनको टिकट दी गई है बाडडा से। उसके बाद हम बात करें आईएनएलडी के विजय पंचगांव और जेजेपी के कर्नल यशवीर सिंह और आम आदमी के राकेश चांदवास, इन ये फाइट में अगर माने तो ये तीन ही है, और इन तीन का इतना वजूद नहीं है। ठीक है, ये अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, तो कोई मतलब 5 से 3 या 10 के बीच में ये इतना वोट ले जा सकते हैं हर एक कोई। उसके बाद अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इनका तीनों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे, और अभी सर्वे में क्या बात निकल के आ रही है, हम अगर बड़े बड़े चैनलों का सर्वे देखें वो भी क्या रहा है, और गांव गांव या गवांड में जो लोगों से मिलते हैं उनकी क्या बात रही है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। अगर हम इनकी बात करें तो इनको एक बाहरी कैंडिडेट बोल रहे हैं। अगर हम बात करें 2019 में, तो यहाँ से नैना सिंह चौटाला थी। नैना चौटाला सिरसा से आके यहाँ लड़ी हैं और जीत गई थी जेजेपी पार्टी से। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुखविंदर मांडी थे यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट। तो एक तरह से हम देखें, इनके खिलाफ बात चल रही है कि ये बाहरी कैंडिडेट हैं, वहां से 3 बार हार चुके हैं, इसको यहाँ पे लाके उतारा गया है। ये जो कांग्रेस के पहले कुछ लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे, वो अब इस बात से नाराज है कि जब एक गांव सबसे छोटी यूनिट होती है, अगर एक गांव का सरपंच जो होता है वो गांव का ही आदमी होता है, कोई बाहर का नहीं होता, तो इसलिए अगर कोई अपना यहाँ पे आप कैंडिडेट देते जो हमारे हल्का का होता, तो उसमें काफी कुछ बदलाव होता। अगर वो जो सोमवीर गसोला, ये भी अपने कई बार भाषण में कहता है कि हमने 60 बंदे थे, 60 में से अगर वो किसी को भी उतार देते तो हम उसका साथ देते, और ये सच्चाई भी है। अगर 60 में से किसी एक बंदे को ही उतार देते तो शायद उमेद पातुआस कहीं आसपास नहीं भटकते। हाँ ठीक है, वो अपनी एक वोट निकाल लेते, एक सम्मानजनक वोट इनको मिल जाती, पर एक तरफ से क्लीन स्वीप हो जाती बीजेपी, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था 60 बंदों में से। अब ये बंदा उतारा है जो
कांग्रेसी हैं वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 25 साल से, और जो अदर अब और भी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 25 साल से या 20 साल से जो 4-5 योजना है, उनमें हमेशा बारी कैंडिडेट के उतारा है। तो अगर हम बात करें तो नैना सिंह चौटाला के अपोजिट में उतारा था इन्होंने रणबीर सिंह महिंद्रा को 2019 के इलेक्शन में। ये तोसाम से आते हैं, बंसीलाल के लड़के हैं, ठीक है। और अब की बार रणबीर सिंह महिंद्रा का लड़का अनिरुद्ध चौधरी ये तोसाम से लड़ रहा है श्रुति चौधरी के साथ। तो ये बाहरी कैंडिडेट्स है। 2014 में भी कांग्रेस की तरफ से रणबीर सिंह महिंद्रा थे, ये हार गए थे, तो भी बाहरी कैंडिडेट थे। उसके बाद 2019 में 2009 में रणबीर सिंह महिंद्रा थे, ये भी बाहरी कैंडिडेट थे। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस के धर्मवीर सिंह जो अभी हमारे एमपी हैं, और इनका जो हल्का है वो है भवानी खेड़ा, तालू धनाना, ये भी बाहरी कैंडिडेट थे। तो हम देख रहे हैं कि एक काफी लंबे टाइम से 2005 से और 2024 लगभग 20 साल हो गए हैं, इन्होंने सिर्फ कांग्रेस ने बाहरी कैंडिडेट दिया है, अपने हल्के का कोई कैंडिडेट नहीं दिया, जो एक बड़ा मुद्दा बन के इस बार निकल रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के साथ, जो कि एक तरह से इनको लीड नहीं दिला पा रही है, यही कारण है। अगर उसके बाद बात करें हम उमेद पातवास की, तो 2014 में निर्दलीय कैंडिडेट होने के बाद ये एक अच्छे वोट ले गए थे, 24,362। और अब की बार इनका कोई विरोध नहीं है, उसके बाद ये हमेशा से सामाजिक कार्यों में रहे हैं, वो चाहे धार्मिक कार्य हो, कहीं भंडारा है और कुछ है वहां रहे हैं, चाहे खेलों का कोई क्रियाकलाप है उनमें भी ये शामिल रहे हैं। उसके अलावा भी अगर कोई सामाजिक कार्य है उनमें इनकी रुचि रही है, आते जाते रहे, कोई शादी विवाह समारोह है या किसी का कोई किसी तरह का दिक्कत हो रही है उसमें ये सुख दुख में शामिल रहे हैं लोगों के। तो ये लगातार, अगर 2014 से ही हम माने तो 2024 लगातार 10 साल ये राजनीति कर रहे हैं, इनके हर एक गांव में एक अच्छे संबंध है, अब तक इनका कोई भी एक कोई गलत बयान या कोई ऐसा अभी तक नहीं आया है। तो कुल मिला के ये एक अच्छे कैंडिडेट है, इनके खुद के वोट है। अगर 2014 में हम बात करें तो जो हल्का बाडडा है उसमें 2014 में अगर वो देखें तो 2014 में वोट थे 1,70,000, 1,70,000 में से इनको मिले थे 24,000। और अब की बार पिछली बार वोट हो गए थे 1,88,000, और अब की बार कह रहे हैं 2,08,000 वोट हैं। तो 1,70 से 2,08 मतलब 40,000 वोट बढ़े हैं। तो 40 में इनके भी पर्सनल कुछ वोट बढ़े होंगे। तो जो इनका पर्सनल कोटा है ये हम मान के चल रहे हैं कि नहीं बढ़ा है, वही है, मान लेते हैं 20,000। तो उसके बाद बीजेपी का भी कुछ वोट होता है, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी का कोई वोट नहीं है, तो उनका भी कुछ है। तो इस हिसाब से अगर हम कुछ जोड़ घटा करें तो यहाँ कहीं ना कहीं इनकी एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है फिलहाल, हम देख पा रहे हैं। तो क्योंकि इनका पर्सनल, और अगर दूसरी पार्टी के भी बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई बंदा अच्छा है, इन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। उसके बाद भी ये जो बोलते हैं, चाहे हम इनकी जनसभा देखें, वो कहते हैं जी पार्टी से आपको दिक्कत है, मेरे से तो नहीं है, तो आप मेरे को वोट दो, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को एक अच्छे बैलेंस करके चल रहे हैं, तो वो इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल रहा है। और जो सोमवीर गसोला है ये भी एक अच्छी फाइट दे रहे हैं। अब कोई कह रहा है जो ये फाइट है ये सोमवीर गागड़वास के बीच में और सोमवीर गसोला के बीच में, कोई कह रहा है उमेद पातवास और सोमवीर के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में है। पर इनमें कहीं ना कहीं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो यहाँ से इनके चांस बहुत कम है जीतने के। और ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीतते, जीतते हैं, जैसे पिछली बार हम बात करें तो चरखी दादरी से जीते हुए हैं। तो इसी तरह के से जीतने की संभावना है, मना नहीं कर रहा, पर जो एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियां, उनके बीच में ही लगभग फाइट मानी जाती है, और ये भी फाइट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लग रही है। तो हम इस हिसाब से ये दोनों हैं और इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में हम बात करें तो अब कोई कह रहा है कि जो यहाँ से वोट कट जाएंगे वो सोमवीर गसोला जो वोट काटेगा वो सोमवीर गागड़वास की यानी कांग्रेस पार्टी के वोट कटेंगे। ऐसा नहीं है भाई कि हर कहीं उसी के वोट कटे। हम मान लेते हैं कि ये 80% जो इनको वोट मिलेंगे वो कांग्रेस के रहेंगे और 20% वो बीजेपी के रहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें गसोला और पातवास, इन दोनों गांव के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये आसपास के गांव है और दोनों में ही इन दोनों बंदों की अच्छी पकड़ है। तो ये 20% बीजेपी के वोट काट रहे हैं, हाँ 80% ये कांग्रेस के काट रहे हैं। यहाँ से जो हमारे सांसद हैं वो बाडरा से 27,000 वोट से हार के निकले थे। तो कई बंदे कह रहे हैं कि जिस 27,000 से आ रहे थे या तो बीजेपी कमजोर है। तो एमपी का चुनाव एक अलग है और ये एमएलए का अलग है। अगर हम बात करें इस हिसाब से, मैं कह रहा हूं कि राहुल दान सिंह महेंद्रगढ़ से जीतेंगे। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में महेंद्रगढ़ से वो 4840 वोट
4840 वोट से हारे हुए हैं खुद के, जबकि वो प्रेजेंट में एमएलए भी थे और एमपी के चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है और अभी वो जीतेंगे। तो सिनेरियो अलग होता है, चुनाव अलग होते हैं। वो एमपी के थे, ये एमएलए के हैं। तो वो 27,000 नहीं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। पर जो कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, वो बहुत शानदार दिया है। उसकी ऐसी एक अच्छी छवि है, उसी का फायदा उठा रहा है। और कुल मिला के अगर हम अभी दोनों में देखें तो कहीं ना कहीं उमेद पातुआस एक लीड कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि एक अच्छे मार्जिन से, फिलहाल ये इन तीनों कैंडिडेटों में आगे लीड कर रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ किसी भी बंदे को वोट दे देती जो हल्का बाडडा से होता, तो वो क्लीन स्वीप करता, वो एक आराम से बढ़िया जीत दर्ज कराता। पर अब फाइट, ये जो उमेद पातुआस है, ये एक अच्छी फाइट दे रहा है। और अगर हम एट प्रेजेंट आज की बात करें तो ये कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं उमेद पातुआस। और अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में, तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ सिचुएशन क्या हो सकती है, अभी 3-4 दिन बाकी हैं। अगर आपका क्या मानना है, अगर आप बाडडा से देख रहे हो, बाडडा हल्के के किसी गांव से देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। और टोटल हरियाणा में बीजेपी कितनी सीट निकाल सकती है, कांग्रेस कितनी निकाल सकती है, बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।